तुम लड़की नहीं हो वरना समझ चुके होते, मिला होता अगर तुम्हें लड़की जितना दर्द तो शायद आज मर चुके होते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो सभी लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाली है। आपको तो पता ही है कि कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई लड़का उसको पता है कि उसको कपड़े पहनने हैं और कपड़े गंदे करने हैं तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसे अपने कपड़े धोने भी हैं। तो इसमें आपने बहुत अच्छे कमेंट किए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सही कहा दीदी आपने, लेकिन कुछ कमेंट बहुत ही वियर्ड आते हैं। जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने लिखा था कि दी अगर हम कपड़े नहीं धोएंगे तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगे। और एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने तो ये भी लिख दिया था कि अगर हम कपड़े नहीं धोएंगे तो हमारा तलाक हो जाएगा। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि सच में कपड़े धोना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने जीवन में जाना कहाँ है, तब तक आप वो सारे नॉनसेंस काम करते रहेंगे जो कि लोग आपसे करवाना चाहेंगे। अगर लाइफ के फ़्लो के साथ जीती रहेंगी ना तो ज़िंदगी बद से बदतर होती जाएगी। और जो भी लाइफ आपको फालतू चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे ना तो आप उसको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। आप वो सारे काम करेंगे जो सच में आप करना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। लेकिन जिस दिन आपका विज़न क्लियर हो गया कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, क्या आपको ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए जो कि जिसमें दूसरे आपके ऊपर दया करते रहें, आपको ऑप्रेस करते रहें, आपको दबाते रहें, या फिर कभी ज़िंदगी ऐसी भी चाहिए जिसमें आप आत्मसम्मान से भरे हों। मतलब कि आपको आत्मसम्मान से भरा जीवन भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको जो काम पसंद नहीं है वो काम आप ज़बरदस्ती किसी के दबाव में आकर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बातें कहने का। लेकिन जिस दिन आपका ये विज़न क्लियर हो गया कि मुझे पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम नहीं करने हैं। देखिए, घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम करके बहुत खुश हैं तो आप खुश रहिए, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना खुश हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी बचपन में ये सपना देखा था ना कि बड़े होकर मुझे कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, उनकी लाइफ को अच्छा बनाना है, उनको गिफ्ट देना है, उनके लिए अच्छी लाइफस्टाइल अचीव करनी है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको अभी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बदलने की खुद को ज़रूरत है। और ख़ुद को बदलने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रहे। और आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका विज़न एकदम क्लियर होगा कि आपको क्या अचीव करना है। और अगर आपको इस जॉब को अचीव करना है तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना टाइम आप घर के काम में इन्वेस्ट करने के बाद अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। जितना ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़रूरी है उतना ही काम कीजिए। हद से ज़्यादा काम करके भी आपको कुछ अचीव होने वाला नहीं है। आज आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके सामने ही कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की खड़ी हो जाएगी ना के तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। मैंने अपने आसपास के माहौल में भी ये चीज़ देखा है। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स कमेंट करके भी बताते हैं। और आप भी नज़र दौड़ाइए अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, जहाँ पर भी घर में 2 बहुएँ हैं और एक बहू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना, उसका दबदबा घर में ज़्यादा होता है। उसको सब ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसके डिसीजंस को वैल्यू दी जाती है। लेकिन जो घर का काम करते रहते हैं ना ज़िंदगी भर, उससे तो पूछा ही नहीं जाता है बहुत बार कि घर के डिसीज़न कुछ लेने हैं तो इसमें तुम्हारे क्या व्यू पॉइंट है। लेकिन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है उससे ज़रूर पूछा जाता है। पर अगेन ये मतलब हमेशा 100% सब पे लागू नहीं होता, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सारी लड़कियों की ऐसी ही हालत है। लेकिन मैं मैक्सिमम केसेस की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें मेरी सब्सक्राइबर्स होती हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, कोई नर्सिंग की तैयारी कर रही होती है, कोई बिहार पुलिस की, और सब यही लिखती हैं कि दी आपकी वीडियोस जब देखती हूँ तो मेरे अंदर जान आ जाती है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी लड़की भी ये वीडियो देखे सबके अंदर अपने लिए स्टैंड लेने की ताकत आ जाए। क्योंकि देखिए, ये दुनिया दबाने वाली है और जो दबते हैं ना उनको और दबाया जाता है।
इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए अपनी लाइफ में। मतलब ऐसे मत बने कि कोई भी कहीं से भी आए आपको 4 बात सुना के चले जाए। बताइए ऐसी लाइफ का क्या ही फ़ायदा है। मुझे ऐसी लाइफ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं जहाँ मतलब मेरा ईगो बार बार हर्ट होता रहे। कोई भी आए सामने से कुछ भी कह के चला जाए, कोई भी आए अपने कपड़े फेंक के चला जाए, किसे तुम्हें धोकर रखना है। मतलब क्या है भाई, ऐसी ज़िंदगी कब तक जिएंगे आप। हे फ्रेंड्स, सुबह के 8:30 बज गए हैं और अभी ना मैं अपना एक फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अभी 2 घंटे पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद जो भी है नहाकर ब्रेकफास्ट करूँगी मैं। और ये ना मेरे कुछ बुक्स हैं जो अभी मुझे रिसीव हुए हैं। ये सारे बुक्स मतलब रांची में मेरे छूट गए थे जब मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही थी तो। और ये 2 बुक तो एक्स्ट्रा मैंने अपनी बहन से मंगवाए हैं। तो मेरी बहन ने क्या किया था ना कि इनको बस से पार्सल करवा दिया था। तो अभी मुझे लग रहा है कि चलो मेरे पास सारे बुक्स आ गए हैं तो मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि ये कौन कौन से बुक है, ताकि आपको भी थोड़ा ईजी हो। तो देखिए, सबसे पहली बुक है ये है क्लास 10th की RS अग्रवाल की बुक। मैथ्स की बुक है, आप देख सकते होंगे मैथ्स की बुक है। अगर आपका सब्जेक्ट एस्टेट में 9-10 में मैथ्स है तो ये बुक मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और ये है RS अग्रवाल की क्लास 9th की बुक। तो ये दोनों तो मैं 9-10 के लिए सॉल्व करूँगी, क्योंकि उसमें मेरा सब्जेक्ट ना मैथ्स है और 6 to 8 में मेरा मैथ्स एंड साइंस है। तो साइंस के लिए सबसे पहली बुक ये है क्लास 6 की बुक। ये एस-चांद की बुक है, NCERT की रेफरेंस बुक है। मतलब NCERT पे ही ये बेस्ड रहती है, बट जो NCERT के टॉपिक्स दिए होते हैं उनको इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया होता है। और ये है क्लास 7th की साइंस बुक। ये भी एस-चांद पब्लिकेशन की है। तो ये पब्लिकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मैं स्टूडेंट्स को इन्हीं बुक से पढ़ाती थी, तो इसीलिए मुझे पता है कि इन बुक्स में बहुत कंटेंट अच्छा होता है। ये क्लास 9 की, और ये तो एक फिजिक्स की बुक है क्लास 9 की। बाकी 9-10 का एस-चांद का बुक मेरे पास है, और क्लास 8 का भी एस-चांद का बुक मेरे पास है साइंस का। तो अगर आपको पता नहीं चलता है कि NCERT में क्या दिया हुआ, जैसे NCERT में कोई भी टॉपिक ना बहुत शॉर्ट में दिया होता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि उसमें एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा शॉर्ट में दिया रहेगा, सब कुछ उसमें नहीं दिया रहता है, बट क्वेश्चंस डेप्थ से आते हैं। तो अगर आप फिर एस-चांद उसकी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया होता है। तो इसीलिए मैं एस-चांद की बुक से पढ़ती हूँ। और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि बुक लिस्ट बता दीजिए, तो यही है मेरी बुक लिस्ट। और 6 to 8 के मैथ्स के लिए मैं मतलब NCERT मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स जो है ना मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे भी मैं SSC CGL के जो प्रीवियस पेपर्स बनाती थी तो उसमें 6 to 8 तक का ही तो मैथ्स होता है, या 10 तक का मान लीजिए, जैसे कि CI/SI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। तो वो तो मैं करती हूँ उस बुक से सॉल्व। तो इसलिए मुझे 6 to 8 के लिए NCERT बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये बुक्स हिंदी मीडियम में अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए, ये बुक्स ना जनरली CBSE बोर्ड में यूज़ होती हैं। तो CBSE बोर्ड की बुक्स मुझे ऐसा लगता है कि केवल इंग्लिश मीडियम में ही होती हैं, पर फिर भी आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा मार्केट में। वैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी मीडियम में मतलब मैथ्स और साइंस पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि साइंस तो जनरली हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 11-12 हो या फिर हमारा ग्रेजुएशन हो। तो फर्स्ट स्लॉट में ना मैं पढ़ रही थी क्लास 6 की बुक। मैंने सोचा कि बुक आ ही गई है तो चलो इससे पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो क्लास 6 की बुक है और चैप्टर नंबर 1 है, जिसका टॉपिक है फूड। और ये चैप्टर ना मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा था केवीएस के टाइम पे, क्योंकि आपको तो पता है कि केवीएस में हमें ऐसे थीम्स दिए गए थे कि फूड, फैमिली, ऐसे करके वाटर, ऐसे करके 3-4 थीम्स दिए हुए थे, और उसी थीम पे बेस्ड जितने भी चैप्टर्स थे वो हमें कंप्लीट करना था। तो जो उस थीम के अंदर में चैप्टर्स आते हैं उनको तो मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा था। इस बुक पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइटेड है मेरे, क्योंकि इस बुक को मैंने पहले भी पढ़ा है। तो अभी ना केवल मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना है। तो आज मैंने 2 चैप्टर किया, मतलब 1.5 आवर मैंने पढ़ाई करी और उसमें मेरा 2 चैप्टर हो गया, क्योंकि मुझे थॉरली से रीड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पहले से ही हाईलाइटेड थे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आज कंप्लीट किया है। तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं अपना स्टॉप वॉच पॉज कर दे रही हूँ और चली जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। मेरा एक रूल है, अगर मेरा काम ना मतलब 9 बजे से पहले हो जाता है तो मैं पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद जो भी होता है फ्रेश होने का काम करती हूँ, नहाने का काम करती हूँ। लेकिन अगर 9 बजे के बाद देरी हो जाती है तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ाई करने बैठेंगे। तो अभी तो मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ, और अभी मैं पढ़ूँगी मैथ्स। और मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक जो है वो है AP। कल भी मैं AP बना रही थी RS अग्रवाल से, तो वो तो ऑनलाइन बुक थी, बट अभी मेरे पास ये ऑफलाइन बुक है, तो मैंने सोचा चलो यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और AP के अच्छे खासे क्वेश्चन दिए, मतलब 200 से 250 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें, मतलब एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा दिया होता है इसमें, मतलब 30-40 तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होते हैं। और बैक एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको
मतलब 50-60 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही थी क्योंकि उतना क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ तुक नहीं बैठता है, सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं थोड़ा स्किप कर करके पढ़ रही थी। तो आज एपी का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 3 वर्कशीट थे, तीनों वर्कशीट मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज तो मैंने आपके साथ कुछ रेफरेंस बुक्स शेयर किए हैं एनसीईआरटी के, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कम्प्लीटली अच्छे से बताऊं कि जीएस का पोर्शन कहाँ से कवर करना है और कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है, साथ ही साथ हिंदी मीडियम के कौन से बुक्स अवेलेबल हैं, एससीईआरटी कहाँ से पढ़ें, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बुक लिस्ट पर एक वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड कर दूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आप भी अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर सकें। आज ना मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई थी, तो इस वजह से देखिए अभी फर्स्ट स्लॉट में जितना मैंने पढ़ा था उतना ही आपको दिख रहा होगा टाइम। एक्चुअली आपने भी नोटिस किया होगा कि मैंने आपको टाइम दिखाया होगा और उसके बाद शायद से टाइमर ऑन नहीं किया होगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट अभी बज रहे हैं 2, तो अभी हो गया मेरा लंच टाइम। बट आज का जो मेरा लंच है वो यूजुअली जो मैं खाती हूँ उससे बहुत डिफरेंट है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए। मुझे केवल चावल बनाना था और कुछ बर्तन थे वो साफ़ करने थे। और जनरली जो मैं इस टाइम का ना वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम अगर आप मुझे देख लेंगे ना, मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, इसमें जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद मुझे पढ़ने में बैठना है। तो इसीलिए इस टाइम का ना मैं कभी भी दोपहर का वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम चला जाता है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे मुझे काम करते देखेंगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। एक्चुअली देखिए बचपन में ना मम्मी भी कहती थी कि मैं 80 के स्पीड में काम करती हूँ, तो मुझे वो विश्वास नहीं होता था, मुझे लगता था ऐसे ही बोल रही है। अब वो चीज़ फील करती हूँ कि नहीं भाई, हम भी 80 के स्पीड में काम करते हैं। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ थर्ड स्टडी स्लॉट में और अभी पढ़ूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह से पॉलिटी। 2 दिन से ज्योग्राफी पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रहा था ज्योग्राफी पढ़ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। हालांकि मेरा ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत चीज़ उसमें बचा हुआ है पढ़ने के लिए, बट अब मैं उसको बाद में करूँगी। आज और कल तो मैं 2 दिन कम से कम पॉलिटी पढ़ूँगी। और पॉलिटी में एनसीईआरटी सार संग्रह के बुक से पढ़ रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत अच्छे से मतलब इस बुक को रटा था, मतलब पूरी बुक को नहीं, इस बुक से पॉलिटी का जो टॉपिक है उसको रटा था। पॉलिटी इसमें टोटल ना 60 पेजेस में, और मैंने ये रूल बना लिया था कि हर दिन मैं 1 पेज लर्न करूँगी। तो वैसे करके 30 डेज़ में ना मेरा हो गया था कंप्लीट पॉलिटी। तो अभी दोबारा से जब लर्न कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि चलो बहुत सारी चीज़ें याद भी थी, तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो पॉलिटी का टॉपिक जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ इसी से मैंने कंप्लीट किया था, एनसीईआरटी सार संग्रह से। तो बस फाइनली मैंने अपना थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। आज मैं थोड़ा सा और पढ़ सकती थी, बट आज ना मुझे शाम में जाना है बाहर, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बाहर कब गई थी, रक्षाबंधन के टाइम पर। और सोचे 1 महीने के बाद आज बाहर निकल रही हूँ, और एकदम इतने दिन घर में रहने के बाद ना मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। तो आज तो बाहर जाना एकदम फिक्स था कि आज कुछ भी हो जाए बाहर जाना ही है, और बहुत सारी चीज़ें भी खरीदनी थी। तो फिर मैं बाहर निकल गई और बाहर का भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है। जब भी मैं बाहर आती हूँ ना मुझे स्कूटी चलाने का बहुत मन करता है, बट मेरे यहाँ तो स्कूटी है नहीं। और मुझे लगता है ना ऐसा कि कहीं ससुराल में रहते रहते मैं स्कूटी चलाना भी ना भूल जाऊँ। मतलब स्कूटी चलाती थी मैं रांची में कितना ज़्यादा, और यहाँ पर तो जब से आई हूँ तब से 1 दिन भी स्कूटी नहीं चलाई हूँ। सबसे पहले मैं आ गई थी पेस्ट्री के दुकान पर, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मीठा खाने का मन था। लेकिन नेक्स्ट मुझे पता है कि 1 अक्टूबर से 21 डेज़ का चैलेंज है, तो उसमें मुझे शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा मीठा खा लेते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए।